नमस्कार दोस्तों, जग्गू का जीके हब प्लेटफॉर्म पर, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। और मैं संजय शर्मा आपके सामने आज फिर हाजिर हूँ। तो हम लोगों ने यहाँ पर अपनी क्लासेस शुरू की जग्गू का जीके हब के थ्रू। बहुत सारे बच्चे हमसे पहले भी ऑनलाइन पढ़ चुके हैं, ऑफलाइन भी पढ़ चुके हैं और ऑनलाइन सेगमेंट पे भी धीरे धीरे जुड़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको साइकोलॉजी के वो बेहतरीन टिप्स यहाँ आपके साथ साझा करने वाला हूँ, शेयर करने वाला हूँ, जो वास्तव में आपको आपके टारगेट तक पहुँचाने में बहुत सक्सेस दिलाने वाले हैं। तो उसके हिसाब से यहाँ पर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मनोविज्ञान का वह अतीत, साइकोलॉजी का वह अतीत जिसकी चर्चा बहुत कम बुक्स में प्राप्त होती है। यानी कि बिकॉज ऑफ अतीत वह वजह होती है जहाँ पर लिखित प्रमाण हमारे पास प्राप्त नहीं होते हैं। तो आइए उसकी तरफ मैं आपको लेकर चलता हूँ, जहाँ पर पिछली कक्षा से कनेक्ट करते हुए उसको आज हम पार्ट 2 के रूप में आज हम समझने वाले हैं, देखने वाले हैं, सीखने वाले हैं। तो आइए यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं मनोविज्ञान के अतीत की कहानी। मनोविज्ञान का अतीत जिसे हम कह सकते हैं, और इसकी चर्चा हम लोग कल कर रहे थे यहाँ पर। उससे पहले हम लोगों ने सीखा कि जो मनोविज्ञान है, यानी कि जो साइकोलॉजी शब्द है, इस साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग की जब हम लोगों ने बात की थी, यानी शब्द के प्रयोग की बात की थी, तो शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1590 में, 1590 में कब किया गया था? 1590 में। यानी 1590 को हम लोग 16वीं सदी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? 16वीं सदी भी हम लोग कह सकते हैं, राइट। तो उस 16वीं सदी के बारे में हम लोग जिक्र कर रहे हैं। यहाँ पर देखिएगा, तो 1590 यानी 16वीं सदी में मनोविज्ञान शब्द पहली बार प्रयोग किया गया, और प्रयोग करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था रूडोल्फ गोएकल। क्या नाम था? रूडोल्फ गोएकल। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ से आगे की चर्चा शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ रूडोल्फ गोएकल ने 16वीं सदी में पहली बार साइकोलॉजी शब्द प्रयोग किया। तो क्या एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, मैं आपके साथ एक क्वेश्चन साझा करता हूँ। यानी कि वो क्वेश्चन ये कहता है, यहाँ पर आप क्वेश्चन को समझेंगे तो क्वेश्चन, क्या 16वीं सदी से पहले, क्या 16वीं सदी से पहले मनोविज्ञान नहीं था? एक प्रश्न हमारा यहां पर आता है, क्या 16वीं सदी से पहले मनोविज्ञान नहीं था? मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहां ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पहले फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता भर्ती परीक्षा में पूछा जा चुका है, आ चुका है, कि 16वीं सदी से पहले अगर मनोविज्ञान था तो उसका स्वरूप क्या था, उसकी प्रकृति क्या थी, वो किस रूप में विद्यमान था, उसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो देखिएगा यहाँ पर 16वीं सदी से पहले मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र, जब 2009 में फर्स्ट ग्रेड में आरपीएससी द्वारा ये क्वेश्चन पूछा गया, तो वहां पर पहला ऑप्शन दे दिया दर्शन शास्त्र के रूप में। पहला ऑप्शन क्या दिया? दर्शन शास्त्र के रूप में, फिलॉसफी के रूप में। तो यहां पर क्वेश्चन था आरपीएससी द्वारा 2009 में व्याख्याता भर्ती परीक्षा में पूछा गया, 16वीं सदी से पहले मनोविज्ञान किस रूप में विद्यमान था? यह क्वेश्चन था, और उसका पहला ऑप्शन डाला दर्शन शास्त्र के रूप में। और बहुत सारे बच्चों ने इसी पहले ऑप्शन को टच कर दिया, और इसी पहले ऑप्शन की वजह से उन बहुत सारे विद्यार्थियों का सिलेक्शन नहीं हुआ। कारण, क्योंकि ये आंसर गलत है। ये आंसर क्या है? गलत है। वजह क्या है? क्यों रॉन्ग है? इसके पीछे कारण क्या है? अगर मान लो यहां पर 16वीं सदी से पहले मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र था, अगर मान लिया जाए 16वीं सदी से पहले मनोविज्ञान फिलॉसफी था, तो इसका अर्थ यह हुआ कि 16वीं सदी में आकर, 16वीं सदी यानी 1590 में आकर फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र, साइकोलॉजी बन गया। ऐसा नहीं है दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि फिलॉसफी,
यानी दर्शन शास्त्र आज भी एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट के रूप में 21वीं सदी में पढ़ा जा रहा है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये ऑप्शन आरपीएससी ने गलत डाला, रॉन्ग डाला, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने पता नहीं कहां कहां से इसको सर्च करके और गलत आंसर सीख लिया दर्शन शास्त्र के रूप में। तो इसका बेस्ट जो आंसर होगा वो होगा हमारा बी आंसर। क्या होगा? दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में, एक शाखा के रूप में। किसकी एक शाखा? दर्शन शास्त्र की शाखा, एक शाखा के रूप में विद्यमान था, और यही इसका सबसे बेहतरीन आंसर होगा। एक ब्रांच के रूप में, ए ब्रांच ऑफ फिलोसॉफी इज कॉल्ड साइकोलॉजी, अर्थात दर्शन शास्त्र की एक शाखा को ही मनोविज्ञान कहा जाता था, कहा जाता है आज भी। लेकिन आज ऐसा नहीं है। जब 1879 में मनोविज्ञान को स्वतंत्रता मिल गई और वह दर्शन शास्त्र से अलग हो गया, और अलग करवाने में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रोल था वो था जर्मन मनोविज्ञानी, जर्मन प्रसिद्ध विद्वान विलियम वुंट का। किसका था? विलियम वुंट का, जिन्होंने दुनिया में पहली बार मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कर दी 1879 में, 1879 में, और तब से लेकर आज मनोविज्ञान को एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा जा रहा है। समझ में आ गया? तो फ्रेंड्स देखिएगा, यहां पर एक क्वेश्चन क्लियर हुआ हमारा कि 16वीं सदी से पहले मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र नहीं था, फिलॉसफी नहीं था, अपितु दर्शन शास्त्र की एक शाखा मात्र था। और उस शाखा को, यानी कि इस शाखा की अगर हम बात करें तो इस शाखा का भी एक पर्टिकुलर नाम था। इस शाखा को कहते थे मानसिक दर्शन। क्या कहते थे? मानसिक दर्शन। इसे कहीं कहीं पर मनोदर्शन भी कहा जाता है। तो बड़ा सिंपल सा आंसर निकल के आया कि मनोविज्ञान 16वीं सदी से पहले या 1590 से पहले मानसिक दर्शन या मनोदर्शन के नाम से जाना जाता था या पुकारा जाता था। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। उसके बाद यहां पर जैसे ही हम लोग 16वीं सदी का हम लोगों ने इसको सीखा, तो यहां एक प्रश्न दिमाग में आया कि ये जो आपका दर्शन शास्त्र है, ये जो फिलॉसफी है, ये जो फिलॉसफी है दर्शन शास्त्र, अगर हम देखें तो इस दर्शन शास्त्र की स्वयं की उत्पत्ति, दर्शन शास्त्र जैसे एक स्वतंत्र विषय की स्वयं की उत्पत्ति, तो इसकी उत्पत्ति लगभग 6ठी सदी के आसपास हुई थी। कब हुई थी? लगभग 6ठी सदी के आसपास। तो यहां पर 6ठी सदी के आसपास फिलॉसफी की उत्पत्ति हुई, इसका ओरिजिन हुआ। तो एक बात सिंपल सी समझ में आ गई, लगभग 6ठी से 4th शताब्दी के आसपास की बात है जब दर्शन शास्त्र इस दुनिया में आया, और वह धीरे धीरे आकर बहुत सारे सब्जेक्ट्स को, बहुत सारे विषयों को इसने जन्म दिया। यहां पर हम लोग बात करें तो इसका अर्थ ये हुआ कि लगभग 4th या 6th सेंचुरी से लेकर के 16वीं सेंचुरी तक, यानी 16वीं शताब्दी तक मनोविज्ञान को किस रूप में पढ़ा जाता रहा? दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में, एक ब्रांच के रूप में। तो यहां पर इसको हम लोगों ने सीखा। अब उसके बाद फिर एक क्वेश्चन आता है, तो क्या उससे पहले मनोविज्ञान नहीं था? यानी 4th और 5th शताब्दी से पहले या इस सदी से पहले मनोविज्ञान नहीं था। एक क्वेश्चन यहां पर फिर से आता है, यानी कि 6ठी सदी के आसपास से पहले या उससे पहले मनोविज्ञान नहीं था, जबकि उस वक्त कागज और कलम नहीं था। धीरे धीरे जब कागज का विकास मानव ने किया, कलम का आविष्कार किया, तो धीरे धीरे ये समय गुजरता गया। ठीक उसी संदर्भ में अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर लगभग 6ठी सदी से पहले मनोविज्ञान का क्या स्वरूप था, उसे किस रूप में पढ़ा जाता था। तो यहाँ पर हम देखें, यहाँ 6ठी सदी से पहले मनोविज्ञान का क्या रोल था?
छठी सदी से पहले मनोविज्ञान का क्या रोल था? बेसिकली मनोविज्ञान उस वक्त मानव और प्राणी के, मानव या प्राणी के किसके रूप में विद्यमान था? उसके तर्क के रूप में, उसके चिंतन के रूप में, उसके काल्पनिक दृष्टिकोण के रूप में, उसके निष्कर्षात्मक दृष्टिकोण के रूप में, उसकी भविष्यवाणियों के रूप में, वर्गीकरण विश्लेषण के रूप में आदि। यानी हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि लगभग चौथी पांचवी सदी से पहले भी मनोविज्ञान का स्वरूप, मनोविज्ञान का अस्तित्व विद्यमान था। इस बात को यहां मैंने प्रमाणित करने का प्रयास किया और उसका जो स्वरूप था बेसिकली वो स्वरूप था मानव और प्राणी के तार्किक दृष्टिकोण के रूप में, उसके काल्पनिक दृष्टिकोण के रूप में, उसके वैचारिक दृष्टिकोण के रूप में, उसके चिंतन के रूप में, उसके निष्कर्षात्मक या प्रयोगों के रूप में या भविष्यवाणियों के रूप में आदि सभी के रूप में। और इसको एक एग्जाम्पल से हम सीख सकते हैं। देखो मैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स आपके साथ साझा कर रहा हूँ जो यहाँ इस बात का प्रमाण देते हैं, इस बात को सही सिद्ध करते हैं कि वास्तव में मनोविज्ञान का प्रादुर्भाव इस दुनिया में प्राणी अथवा मानव जन्म के साथ हुआ है। इस बात को सिद्ध करते हैं क्योंकि प्रत्येक प्राणी के पास एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण विद्यमान होता है जो उसके तार्किक दृष्टिकोण के रूप में हो सकता है, उसके काल्पनिक दृष्टिकोण के रूप में हो सकता है, उसके वैचारिक दृष्टिकोण के रूप में हो सकता है, बहुत सारे, उसका बौद्धिक, नैतिक, सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक सभी दृष्टिकोणों के रूप में कहीं ना कहीं वह अपने मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का इम्प्लीमेंट करता है। तो उसी संदर्भ में हम देखते हैं, एक एग्जाम्पल से सीखते हैं। एक बार एक माँ, एक महिला दूसरी महिला के घर जाती है। अब वह वहां पर दूसरी महिला यानी पड़ोसन के घर जाती है और वहां देखती है कि एक पड़ोसन का जो बच्चा है वो पालने में खेल रहा है। क्या कर रहा है? वो एक पालने में खेल रहा है और पालने में खेलते खेलते जोर से लात घूंसे चला रहा है, हाथ पैरों को अच्छे से मूव कर रहा है, शारीरिक क्रिया कर रहा है, गामक क्रिया कर रहा है, मूल प्रवृत्ति जन्य क्रियाओं को वह प्रदर्शित कर रहा है। तो अब वह पड़ोसन उस बच्चे को देख रही थी। अब जब वह पड़ोसन उस बच्चे को देख रही थी तो वह पड़ोसन जाते जाते उस बच्चे की मां को बोलती है कि ध्यान रखना, आपका बच्चा शैतान बनेगा, आपका बच्चा ऐसा होगा, आपका बच्चा वैसा बनेगा। तो ये सारी चीजें उसने एक प्रॉपर प्रेडिक्शन किया उस बच्चे के बारे में, भविष्यवाणी कर दी। किस आधार पर? उसकी बाल क्रियाओं के आधार पर, उसकी शारीरिक और गामक क्रियाओं के आधार पर, उसकी स्वाभाविक क्रियाओं के आधार पर ये उसने प्रेडिक्ट किया। अब इस प्रेडिक्शन से यहां पर क्या निकल के आया कि वास्तव में वो जो महिला जो प्रेडिक्शन कर रही थी वो अनपढ़ थी। उसने कभी विद्यालय नहीं देखा, कभी साइकोलॉजी का नाम तक नहीं सुना, लेकिन उसने भी कितना अच्छा अपना व्यू, अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत किया, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। अर्थात यहां इस बात को सिद्ध करते हुए आपके और हमारे पूर्वजों ने एक कहावत को, एक प्रोवर्ब को चरितार्थ किया और वो थी पूत के पैर पालने में ही दिख जाते हैं। यानी कि वास्तव में सच है कि पूत के पैर पालने में दिख जाते हैं, क्योंकि वो पालने में जो अटखेलियां कर रहा था, जो शारीरिक गामक क्रियाएं कर रहा था, उन शारीरिक गामक क्रियाओं से उसके स्वभाव का, उसके व्यक्तित्व का, उसके भविष्य का पता चल रहा था। ठीक उसी आधार पर आज आपके और हमारे पेरेंट्स भी हमारी सभी क्रियाओं को हमारे जन्म से जानते हैं। एक माँ को लीजिएगा, एक माँ के उदर में जब एक बच्चा पल रहा होता है और जब वो बच्चा माँ के पेट में जब 8 से 9 माह का होता है, उस वक्त जब वो लात घुसे चलाता है माँ के पेट में, तो माँ को अनुभूति होती है, एहसास होता है, ऐसा फील होता है। और उस अवस्था में माँ तभी से कहना शुरू कर देती है, भले ही वो कितनी भी अनपढ़ हो, भले ही वो उसने कभी साइकोलॉजी का नाम तक नहीं सुना हो, लेकिन तभी से प्रेडिक्शन शुरू कर देती है कि ये बच्चा बड़ा होके दुनिया में आके बहुत शैतान बनेगा, ये अभी मेरे उदर में ही अभी भी शांत नहीं है, ये इतना एक्टिवेटेड है। तो इन सब का मीनिंग क्या है? बेसिकली इन सब का मीनिंग है
कि उस महिला के पास भी एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण विद्यमान है, जिसके आधार पर एक बौद्धिक दृष्टिकोण विद्यमान है, जिसके आधार पर उसने ये निष्कर्ष निकाला, उसके आधार पर उसने ये भविष्यवाणी की। ठीक इसी प्रकार एक किसान को ले लीजिएगा। एक किसान जिसके घर में एक भैंस या गाय बंधी हुई है और वो जिस खूंटे पर बंधी हुई है, एक दिन क्या होता है, वह उस खूंटे पर बंधी हुई वह गाय वो चारों तरफ उस खूंटे के चारों तरफ चक्कर काटती है, चक्कर काटती है, चक्कर काटती है, चक्कर काटती है। अब वो उसका मालिक जो कि अनपढ़ है, जिसने साइकोलॉजी का नाम तक नहीं सुना, जो कि पूरी तरह जिसने विद्यालय नहीं गया कभी, वो अनपढ़ वो किसान अपनी उस भैंस की उस क्रिया प्रतिक्रिया के आधार पर, चक्कर काटने की उस क्रिया के आधार पर एक अंदाजा लगाता है, एक विचार करता है, एक निष्कर्ष निकालता है। क्या सोचता है कि शायद मेरी भैंस को या मेरी गाय को ये जगह और ये खाना पसंद नहीं है। अब आप सोचिएगा, फिर उसके बाद यहां उसने तर्क लगाया और उस गाय की या उस भैंस की, जो भी आप मानते हैं, उसकी जगह को परिवर्तित कर दिया, चेंज कर दिया और दूसरे नए खूंटे पर उसको बांध दिया। लेकिन वह गाय या वह भैंस नए खूंटे पर भी चारों तरफ चक्कर काटती है, चक्कर काटती है, चक्कर काटती है। अब वो उसका मालिक एक उचित निष्कर्ष की तरफ पहुंचता है, एक अच्छा अपना तार्किक दृष्टिकोण इस्तेमाल करता है और सोचता है कि शायद मेरी भैंस को तेज बुखार या जुकाम हो गया है। और सही मायने में जब वह पशुओं के डॉक्टर को वहां बुलाता है तो उसका निष्कर्ष यही निकल के आता है। क्या निकल के आता है कि वास्तव में उसको जो बुखार हो गया है, क्या हो गया, फीवर हो गया है। तो ये सच्चाई है कि दोस्तों उस पशु की उन गतिविधियों के आधार पर, उसकी स्वाभाविक क्रियाओं के आधार पर उसके उस मालिक ने, जो कि अनपढ़ था, उसने एक निष्कर्ष निकाला, एक कंक्लूजन पर पहुंचा। तो ठीक वैसे ही अर्थात कब पहुंचा, क्या उसके पास मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं है? तो क्या वो जन्म से, वास्तव में जन्म से लेकर पैदा हुआ? एक और एग्जाम्पल से हम सीख सकते हैं। यहां पर एक बार दो दोस्त थे, वो दोनों दोस्त शहरी थे। एक दिन उनको गांव घूमने की इच्छा हुई और वो गांव चले गए। गांव में एक यहां पर एक अनपढ़ किसान के यहां ठहरे। उस अनपढ़ किसान ने उनका बहुत आदर किया, बहुत सम्मान किया, उन्हें रिस्पेक्ट दिया, अच्छा खाना खिलाया और पूरे गांव को विजिट करवाया, पूरे गांव को विजिट करवाया। अब लास्ट डे, जब तीसरे दिन जब वो शहर लौटने वाले थे, उस दिन उन्होंने जल्दबाजी में बिना सूझ उतारे खाना खाना शुरू कर दिया, भोजन करना शुरू कर दिया। तो उस बुढ़े व्यक्ति ने, उस किसान बाबा ने कहा कि आपको मैनर्स नहीं है क्या? तब उन शहरियों ने क्या किया, उस बुढ़े व्यक्ति को कुछ गालियां दे दी इसी बात को लेकर। अब क्या हुआ, वो वापस शहर लौट आए। अब उसके बाद पीछे से वो अनपढ़ व्यक्ति, वो निरक्षर व्यक्ति पूरे गांव में ढिंडोरा पीटते हुए कह रहा था कि शहरियों को या उन लोगों को, जो लोग शहर से घूमने आए थे गांव, उनको मैनर्स नहीं है, उनको सभ्यता नहीं है, उनमें उनके अच्छे एटिकेट्स नहीं है, उनका व्यवहार अच्छा नहीं है, वो बोलते अच्छे नहीं है, उनको खाने का सलीका नहीं है। क्या मीनिंग हुआ? अर्थात इतने सारे दृष्टिकोण, इतने सारे कंक्लूजन, इतने सारे निष्कर्ष, इतना अच्छा तर्क उस अनपढ़ व्यक्ति ने प्रदर्शित किया। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अभिप्राय क्या हुआ? अर्थात मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण उसके पास भी विद्यमान है। ठीक उसी प्रकार तो यहां पर हम पहले से ही मनोविज्ञान, हमारे मनोविज्ञान, मन का है जो विज्ञान, यानी मानसिक दृष्टिकोण, उसका बौद्धिक दृष्टिकोण, उसका व्यवहारिक दृष्टिकोण, ये उसके मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार उस किसान ने किया। एक पशु का एग्जाम्पल भी हम ले सकते हैं। आपने देखा होगा जनरली रूरल एरियाज में, गांवों में किसान लोगों के जो पशु हैं, जो पशुपालन करते हैं, उनके पशुओं को वो सुबह अपने उनके खूंटे से खोल देते हैं और खोलने के बाद वो पशु अपने आप ही जंगल में घास फूस खाने के लिए, अपना पेट भरने के लिए चले जाते हैं। जब शाम को उस दिन लौटते हैं तो उस दिन में तेज बारिश हो जाती है और तेज बारिश के कारण रास्ते में एक बहुत बड़ा पानी का नाला बह रहा होता है। जब वो पशु शाम को लौटते हैं तो लौटते समय जब वो पंक्ति में चल रहे होते हैं, आप
तो छोटा सा पशुओं का जो छोटा बच्चा था वो सबसे आगे चल रहा था, यानी कि उनको लीड कर रहा था, सबसे आगे था। अब क्या होता है, अचानक जब वो पानी का बहता हुआ नाला दिखाई देता है तो वह पशु का छोटा सा बच्चा अपना कदम वापस एक कदम पीछे हटा लेता है और वो रुक जाता है, वो रुक जाता है, वो आगे नहीं बढ़ता और फिर एक उचित निर्णय लेता है और वह उस आगे नहीं बढ़ करके उसके किनारे किनारे चलने लगता है। सारे पशु उसके पीछे पीछे पंक्ति में चलने लग जाते हैं। आप सोचिएगा, हम लोग मानव लोग पशु पंक्ति में नहीं चलते आजकल, हम तो पंक्तियां तोड़ देते हैं, लेकिन वो पशु पंक्ति में चल रहे थे। अब क्या होता है, जब वो पशु पंक्ति में चल रहे थे तो वहां पर भी इसका अर्थ हुआ कि उस शिशु के, उस पशु के उस छोटे से बच्चे ने एक अच्छा निर्णय लिया। तो वास्तव में कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में उस प्राणी के साथ भी विद्यमान था। जबकि क्या उस बच्चे की मां ने, क्या उस पशु के बच्चे की मां ने पहले खुद गिरकर, नाले में गिरकर और मरकर उसे सिखाया था क्या? नहीं। क्या किसी बच्चे की मां पहले स्वयं रोकर अपने बच्चे को रोना सिखाती है क्या? नहीं। ये तो स्वभाव जनित क्रियाएं हैं, मूल प्रवृत्ति जनित क्रियाएं, वह स्वयं ही वो अपनी उत्तेजना के फलस्वरूप उन्हें करना सीख लेता है और धीरे धीरे वातावरण के सानिध्य में आकर वह उद्दीपक जनित व्यवहार को वातावरण से प्राप्त कर उसके बारे में धीरे धीरे अपनी संवेदनाओं और कामक क्रियाओं द्वारा संज्ञान की प्राप्ति करता जाता है। तो दोस्तों, यहां पर वास्तव में इन सभी एग्जाम्पल से इस बात को मैंने साबित करने का प्रयास किया, प्रमाणित करने का प्रयास किया कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति, मनोविज्ञान का प्रादुर्भाव इस दुनिया में वास्तव में प्राणी जन्म के साथ हुआ है। किसके साथ हुआ है? प्राणी जन्म के साथ हुआ है। तो यहां पर जो कंसेप्ट आया वो आया प्राणी जन्म के साथ। हम लोगों ने पढ़ा प्राणी जन्म के साथ। इन सभी से इस बात को स्पष्ट किया। तो वास्तव में इन सभी उपरोक्त अवधारणाओं को, इन सभी उपरोक्त अवधारणाओं को, इन सबको, तार्किक दृष्टिकोण को, चिंतन को, कल्पना को, वर्गीकरण को, भविष्यवाणी को, इन सभी दृष्टिकोणों को सबसे पहले लिपिबद्ध करने का कार्य, सबसे पहले लिपिबद्ध करने का कार्य यानी लिखने का काम, लिखने का काम मनोविज्ञान की, दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में किसने किया था? सबसे पहले अरस्तु ने किया था, एरिस्टोटल ने किया था। क्यों किया था? क्योंकि दर्शन शास्त्र के जन्मदाता भी अरस्तु ही कहे जाते हैं। दर्शन शास्त्र के फिलॉसफी के जनक कौन कहे जाते हैं? अरस्तु, एरिस्टोटल कहे जाते हैं। इसी कारण यहां पर इन सभी उपरोक्त अवधारणाओं को, यानी मानव और प्राणी के तार्किक दृष्टिकोण, उसके बौद्धिक दृष्टिकोण, उसके मानसिक दृष्टिकोण, उसके काल्पनिक दृष्टिकोण, उसके वैचारिक दृष्टिकोण, इन सबको वास्तव में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के रूप में लिपिबद्ध करने का कार्य सबसे पहले एरिस्टोटल, अरस्तु ने किया था। इसी कारण मनोविज्ञान का जनक भी अरस्तु को कहा जाता है। आपसे क्यों पूछा जाए वो लॉजिकली आपको पता चल गया यहाँ पर कि मनोविज्ञान का जनक अरस्तु कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं? अरस्तु। कहीं कहीं पर आपको इवन गूगल पर भी कई बार हमको ऐसी इंफॉर्मेशन, क्योंकि ऐसा होता है कि गूगल पर हम किसी चीज़ को ज़्यादा बार सर्च करते हैं तो वह उसका रिस्पॉन्ड उसी टाइप का हमें प्रोवाइड करता है। यहाँ पर विलियम जेम्स आपको वहाँ पर मिलता है, जो कि पूरी तरह गलत आंसर है, क्योंकि अरस्तु का मनोविज्ञान के जनक अरस्तु के संदर्भ में आरपीएससी द्वारा 3 बार क्वेश्चन पुटअप किया जा चुका है, 3 टाइम्स। इसीलिए वहां पर तीनों बार अरस्तु को जनक माना गया है। इसीलिए देयर इज नो डाउट, कोई डाउट नहीं है, आपको अरस्तु पढ़ना है, राइट। तो मनोविज्ञान के जनक कौन कहलाए? अरस्तु। मनोविज्ञान के जनक, मनोविज्ञान के जनक अरस्तु कहलाए। कौन कहलाते हैं? अरस्तु। ये भी यूनानी दार्शनिक थे, फिलोसफर भी थे। इन्होंने पॉलिटिकल में भी, यानी कि राजनीति में भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया, हिस्ट्री में भी इन्होंने अपना बहुत कंट्रीब्यूशन दिया, फिलोसॉफी तो इनका सबसे मुख्य विषय रहा ही है, दर्शन शास्त्री तो ये स्वयं रहे ही हैं। तो बेसिकली ये एरिस्टोटल, अरस्तु की अगर हम बात करें तो इन्हीं को मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है।
क्यों कहा जाता है, इसके पीछे वजह क्या थी? क्योंकि इन सभी उपरोक्त अवधारणाओं को सबसे पहले दर्शन शास्त्र की, फिलॉसफी की एक ब्रांच के रूप में, यानी मनोविज्ञान के रूप में लिपिबद्ध करने का कार्य किया अरस्तु ने। उसके आधार पर इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है आरपीएससी द्वारा, यहाँ पर फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में, और वो है मनोविज्ञान की जननी कौन है? मनोविज्ञान की जननी कौन है? अब मनोविज्ञान की जननी की बात करें तो देखिएगा, मनोविज्ञान की जननी कौन है? तो मनोविज्ञान की जननी की बात करें तो यहां मनोविज्ञान की जननी दर्शन शास्त्र को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? दर्शन शास्त्र को। दर्शन शास्त्र ही मनोविज्ञान की जननी कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? जननी कहलाती है। उसके बाद यहां पर एक क्वेश्चन और आता है। तो दोस्तों ये जो कहानी थी, ये मनोविज्ञान के अतीत की कहानी, जो मैंने 16वीं सदी से आपको पहली सदी तक, यानी कि प्राणी जब इस दुनिया में आया तब से लेकर हम लोगों ने 16वीं सदी तक की इस कहानी को पढ़ा, यही कहानी मनोविज्ञान की अतीत की कहानी कहलाती है। उसके बाद यहां पर 16वीं सदी के बाद, 16वीं सदी के बाद वर्तमान तक, यानी कि 21वीं सदी तक, वर्तमान तक की जो कहानी है वो मनोविज्ञान के इतिहास की कहानी है। किसकी कहानी है? मनोविज्ञान के इतिहास की कहानी है। किसकी कहानी है? मनोविज्ञान के इतिहास की कहानी है, जहां पर यह समझ में आता है कि 16वीं सदी, जैसा कि आप अपनी सभी किताबों में या सभी बुक्स में पढ़ते हैं, 16वीं सदी में मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान बना, 17वीं सदी में मनोविज्ञान मन मस्तिष्क का विज्ञान बना, 19वीं सदी में मनोविज्ञान, या 17वीं और 18वीं में, मैंने डायरेक्ट 19वीं बोला है, यानी 17वीं और 18वीं सदी में मनोविज्ञान किसका विज्ञान था? मन मस्तिष्क का विज्ञान था। 19वीं सदी में मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान बना, और 20वीं और आज यानी कि वर्तमान में 21वीं सदी में मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान बना हुआ है। अर्थात मनोविज्ञान ने ये जो यात्रा 16वीं सदी के बाद यात्रा की, ये यात्रा हमको सभी जगह उपलब्ध है, सभी जगह मिलती है, लेकिन इसमें भी कुछ बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, जहां से जो क्वेश्चन ग्रेड 1 के एग्जाम में, ग्रेड 2 के एग्जाम में आरपीएससी द्वारा खूब बार पूछे गए हैं, उनको बार बार रिपीट किया जाता है, वहां उन सब का भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये जो बात थी, यहाँ पर मनोविज्ञान के अतीत की कहानी की बात थी या अतीत की चर्चा थी, और ये किसने कहा था? एबिंगहॉस ने। और एबिंगहॉस के अनुसार अब हम लोग डिस्कस करेंगे मनोविज्ञान के इतिहास की कहानी। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर 2 क्वेश्चन और देता हूं, वो है मनोविज्ञान के आधुनिक जनक कौन है? मनोविज्ञान के आधुनिक जनक कौन है? आधुनिक जनक, आधुनिक जनक कौन है? तो यहां पर मैंने कहा है आधुनिक जनक कौन है, यानी कि मॉडर्न फादर ऑफ साइकोलॉजी, मॉडर्न फादर ऑफ साइकोलॉजी। दूसरा जो क्वेश्चन है वो यहां पर इंपॉर्टेंट है, मनोविज्ञान, सॉरी, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक। इन दोनों प्रश्नों को कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और बच्चे यहीं पर गलतियां करते हैं। दोनों लगते सेम हैं और एक ही आंसर करके आ जाते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक, यानी इसको आप कह सकते हैं, देखिएगा अब जनरली अगर एक नजर में देखते हैं तो कुछ अंतर ही नहीं दिखाई देता। कुछ स्टूडेंट समझते हैं कि शायद सर ने कुछ गलत लिख दिया हो, मीनिंग दोनों का एक जैसा लगता है, जबकि ऐसा नहीं है। यहां पर पिताजी नए हैं, आधुनिक जनक है, मॉडर्न फादर है, लेकिन यहां पर साइकोलॉजी नहीं है, आधुनिक मनोविज्ञान है। दिस इज द डिफरेंस। यहां पर मॉडर्न साइकोलॉजी की बात हुई है और यहां पर मॉडर्न फादर की बात हुई है। तो मॉडर्न फादर ऑफ साइकोलॉजी एंड यहां पर द फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी, 2 क्वेश्चन आते हैं। तो यहां पर इसके आधुनिक जनक की बात जब आती है तो हम पढ़ते हैं विलियम जेम्स। कौन पढ़ते हैं? विलियम जेम्स। और ये विलियम जेम्स अमेरिका के रहने वाले थे।
इनको अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर उसके बाद आधुनिक मनोविज्ञान के जनक की बात करें तो विलियम वुंट का नाम फेमस है, और ये जर्मनी के रहने वाले थे। वुंट कौन थे? विलियम वुंट। तो ये जो कहानी थी ये मनोविज्ञान के अतीत की कहानी थी, और इसके आगे की चर्चा मैं आपके साथ अपनी अगली कक्षा में साझा करूंगा, क्योंकि अभी मैं आपसे थोड़ा सा, हम लोग रूबरू हो रहे हैं, हमारी टीम को आपसे रूबरू करा रहे हैं छोटी छोटी क्लासेस के साथ, ताकि आप हमारे साथ जुड़ते जाएं, और फिर उसके बाद हम प्रॉपर मंडे से एक नई लर्निंग का, नए डिजिटल प्लेटफॉर्म का, नए अंदाज में बहुत अच्छी लर्निंग का मजा लें और अपने टारगेट को अचीव करें। सो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।